हाय फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस, मतलब विरोध वाले सेंटेंस, विपरीत वाले सेंटेंस। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि दो सेंटेंस हैं, दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, इसका मतलब एक दूसरे के विरोध है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंस, जैसे कोई कहता है ना, यद्यपि वो धनी है तथापि या तो भी वो कंजूस है। हाँ, धनी है लेकिन कंजूस है, इस तरह सेंटेंस बोलते हैं। तो हिंदी के जैसे आपके भाव हो वो तो आपको अपने तरफ से ही प्रकट करने हैं, वो आपको अपने मन की भावना निकालना है। पर अंग्रेजी में हम कैसे बोल सकते हैं, अलग अलग तरीके से इन सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। जैसे कि आप हिंदी में भले ही वो गरीब है पर खुश है, भले ही वो धनी है पैसे वाला है लेकिन कंजूस है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम सीखेंगे कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड। अब मैं ये बता दूं कि जैसे कि अब कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रकार के सेंटेंस होंगे, है ना। तो हम उनको अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट से रिलेटेड यानी विरोध से रिलेटेड सेंटेंस बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये एक विरोध से रिलेटेड वीडियो का सीरीज स्टार्ट हो गया। अब यहाँ से आप जितने भी प्रकार के विरोध वाले सेंटेंस होते हैं, कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस होते हैं, जितनी भी तरह से हम उनको बोल सकते हैं, बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं, हम उनको सीखेंगे। पर ये 5 मिनट्स या उससे थोड़े सा ज़्यादा मिनट का वीडियो हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब ट्रांसलेट करना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यद्यपि वह धनी है तथापि या तो भी वो कंजूस है, यद्यपि वो गरीब है तथापि या तो भी वो खुश है। तो हिंदी में तो आप जैसे मन करे वैसे, हिंदी में तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो धनी है लेकिन कंजूस है, इस तरह से भी बोल सकते हैं। या फिर आप कहेंगे हाँ, भले ही धनी है लेकिन कंजूस है, वह गरीब है लेकिन खुश है। तो अब ये तो आपकी अपने मन की भावना है, आप अपने बातों को कैसे प्रकट कर रहे हैं, राइट, हिंदी में। अब इस चीज को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले जैसे इस तरह के सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करने हैं, तो हमें 2 कंजक्शन चाहिए जो कॉन्ट्रास्ट को बताता है। जैसे एक है दो और एक है ऑल दो। तो इनको हम सीखेंगे। अब ये जो सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये दोनों का सेम मीनिंग है। इसका जो इनफॉर्मल इंग्लिश जो होता है, उस इनफॉर्मल बोलचाल में इसका यूज कॉमन है, पर इसका यूज कॉमन नहीं है। ज्यादातर लोग इसको यूज करते हैं, बट प्रेफर आपको यूज कौन सा करना चाहिए, राइट, ऑल दो यूज करना चाहिए। ज्यादातर प्रेफर इसको करना चाहिए, राइट। अब ऑल दो ये तो हमें पता चल गया कि ये सब ऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो इसके साथ सब ऑर्डिनेट क्लॉज आएंगे। सब ऑर्डिनेट क्लॉज कहने का मतलब क्या है कि कोई क्लॉज दूसरे क्लॉज पे डिपेंड होता है। मतलब उसका मीनिंग जब तक दूसरा क्लॉज नहीं मिलेगा, उसका मीनिंग पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं, राइट। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस, मैं यहाँ पे आपको क्लॉज नहीं पढ़ाने वाला, नहीं बताने वाला, मैं आपको एक अलग सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि क्लॉज होते क्या हैं, कितने प्रकार के हैं, राइट। सबऑर्डिनेट क्लॉज, जो डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं, तो हम उसको देखेंगे, बाद में देखेंगे, बाद में समझेंगे। पहले हमें यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखना है, इसलिए हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं, राइट। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कहने का सेंस कि वो जैसे कोई कह रहा है कि मैंने एक लड़का को देखा रोते हुए, है ना। तो जैसे कह रहा है कि ऐसा अ बॉय हु वाज क्राइंग, तो हु वाज लिख कर ही बताता हूं, ऐसा अ बॉय हु वाज क्राइंग, ठीक है। तो यहां पे 2 सेंटेंस है, राइट। एक ये मेन क्लॉज है जिसको प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज एससी कह लीजिए और इसको पीसी कह लीजिए, ठीक है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, बिकॉज ये जो है मेन क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, और इसको इनडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, राइट।
अब दूसरा सेंटेंस अब दूसरी बात समझते हैं। हमें ये क्लॉज के बारे में समझनी नहीं है, बस क्लॉज ये समझ लीजिए, अगर क्लॉज है तो इसका मतलब सब्जेक्ट भी है उसमें और वर्ब भी है। ठीक है, ये इतना पता चल गया। हम क्लॉज के बारे में बाद एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जानना ज़रूरी है क्लॉज के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में क्लॉज की जितनी भी कहानी है पूरी डिटेल्स में बात कर लेंगे, सब कुछ चर्चा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे ट्रांसलेशन सीखने हैं, ट्रांसलेशन सीखते हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए इस सेंटेंस को बनाने के लिए? तो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए इन दोनों में से कोई भी, या तो दो लगा लीजिए, या तो दो लगा लीजिए या ऑल दो लगा लीजिए। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसके बाद प्रिंसिपल क्लॉज, और हमारा सेंटेंस खत्म, फिनिश। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, प्रिंसिपल क्लॉज यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड जो भी आए वो कुछ भी लगाते रहिए। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। क्या कह रहा है कि यद्यपि वह धनी है तथापि या तो भी वो कंजूस है। तो दो लगाइए या ऑल दो लगाइए, हो गया। उसके बाद हमें क्या, वह धनी है तो ही इज रिच, हो गया। अब इसके बाद हमें कुछ लगाना नहीं है, तो ये जो तथापि है या तो भी है इसका कुछ यूज नहीं करना है। कि जैसे बोल रहे हैं कि वह धनी है लेकिन कंजूस है, तो लेकिन का यहाँ पे यूज नहीं करना है, कुछ वर्ड बट यूज नहीं करना है। वैसे पेयर वाले कंजक्शन में जैसे तो इसके साथ एट यूज किया जाता है, पर हमें यहाँ पे एट यूज करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज क्यों, मैं ये बताता हूँ। आप ये बात ध्यान में रखिए कि जो चीज हम एक छोटे से वर्ड से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसके लिए एक बड़ा सा वर्ड बड़ा सा सेंटेंस लिखने की क्या जरूरत है यार, उतना कॉम्प्लेक्स बनाने की चीजों को क्या जरूरत है। और रूल भी यही कहता है, रूल भी हमारा यही कहता है कि हमें चीजों को कॉम्प्लेक्स बनाने की क्या जरूरत है यार। जहां पे हम वन कंजक्शन इनफ है हमारे लिए ज्वाइन करने के लिए दो क्लॉज को, टू क्लॉज को हमें क्यों यूज करना। नॉर्मली हम यूज नहीं करते हैं यार, हमें यूज नहीं करना चाहिए यार। ठीक है, तो वैसे लोग करते हैं साथ साथ कंजक्शन, रिपीटेड कंजक्शन भी यूज करते हैं, पर हमें ये कह रहा हूं कि मैं जिस चीज को मैं एक वर्ड में या एक सेंटेंस एक वर्ड, एक छोटे से वर्ड में डिस्क्राइब कर ले रहा हूँ, उसके लिए एक बड़ा सा सेंटेंस या डबल वर्ड यूज करने की क्या जरूरत है, राइट। तो फिर से अब हमारे सेंटेंस पे आते हैं, बात समझते हैं। तो यहाँ पे बस एक कोमा लगा लीजिए, राइट, एक कोमा लगाएंगे और हमारा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद जो सेंटेंस है उसको बना लीजिए कि वो कंजूस है तो ही is a miser। सिंपली, बहुत ही आसान है यार। बस आपको बनाना है, सोचना है, थिंक ऐसा रखिए कि हम बस चीजों को सीखते जाएं। अब दूसरा क्या है कि वह गरीब है, फिर वही ऑल दो या दो लगाइए। ही इज पुअर, फिर कोमा लगा देंगे, he is happy। सिंपली। लेकिन अब सवाल ये भी आता है कि क्या हम इन सेंटेंसेस को, जैसे कि हम इंग्लिश में इस तरह से बना रहे हैं, क्या और भी तरीके से बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। वो तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। तरीका ये है कि हम सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, उसके बाद मे लगा करके प्लस बी, उसके बाद जो नाउन और एडजेक्टिव आते हैं उसको लगा लीजिए आप, नाउन या एडजेक्टिव, राइट। उसके बाद आप बट लगा लीजिए, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब लगा लीजिए, उसके बाद अदर वर्ड्स, राइट।
तो इस तरह से भी हम सेंटेंसेस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी लगाकर नाउन लगा रहे हैं तो सिंपली हम इन्फिनेटिव भी लिख सकते हैं, इन्फिनेटिव विदाउट टू, कि सब्जेक्ट प्लस में अगर हमें नाउन नहीं है, अगर केवल वर्ब भी आ रहा है तो हम डायरेक्टली वर्ब भी लगा सकते हैं और उसके बाद फिर बट लगा के सेम प्रोसेस वही रहेगा आगे का, ये वाला कुछ करना नहीं है। या फिर और भी तरीके हैं, जैसे पहले इस चीज को समझते हैं। जैसे ये कह रहा है कि यद्यपि वो गरीब है, तो क्या करना है कि लगाना है ही मे बी पुअर। He may be poor, but he is a miser. तो इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। दूसरा तरीका भी है जिस तरीका से आप इसको बना सकते हैं, इस चीज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, और वो तरीका क्या है, जैसे पहले हमें एडजेक्टिव लगाना है, राइट। एडजेक्टिव लगाना है या एडवर्ब लगा लीजिए, उसके बाद एज लगाइए, उसके बाद फिर वही सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फिर उसके बाद पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज। ये भी हमारा सेंटेंस बन गया। जैसे कि कह रहा है कि वो गरीब है, सॉरी वो धनी है या वो गरीब है, कुछ भी है, वह धनी है लेकिन कंजूस है। यद्यपि वह धनी है तथापि वह कंजूस है। तो करना इसमें सेम क्या होगा कि जैसे अब हमारा एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे, पुअर या रिच, राइट। तो हम पहले रिच लिख लेंगे, रिच, उसके बाद एज लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट ही और वर्ब का इज होगा, और फिर हमारा प्रिंसिपल क्लोज क्या है, यहाँ पे कोमा लगाएंगे और प्रिंसिपल क्लोज ही इज अ माइजर। बहुत ही आसान है। इस तरह से हमें 3 तरीका से हम एक सेंटेंस को बना सकते हैं, राइट। या फिर कह रहा है कि यद्यपि वो गरीब है लेकिन, या तथापि, या तो भी वो खुश है, तो क्या हुआ, पहले हम पुअर लगा लेते हैं, पुअर एज ही इज, हो गया यहां तक। फिर कोमा लगाएंगे, ही इज हैप्पी, सुखी है। अब मुझे नहीं लगता है कि इस सेंटेंस में, इस प्रकार के सेंटेंस में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके लिए कमेंट बॉक्स में टास्क भी है, प्रैक्टिस भी होता रहेगा आपका ये सेंटेंस। आपको आप तीनों तरीका से ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या एक तरीका, ताकि मुझे पता चले कि आप सही में बना पा रहे हैं, ठीक है। और मेरे साथ जो भी आपको डिस्कस बातें करनी है, जो भी चीज़ें पूछनी है बुक से रिलेटेड, या फिर कौन सा बुक पढ़े ट्रांसलेशन के लिए, सबसे बेहतर बुक क्या है, कोई भी चीज़, या फिर आप 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं, इंटरमीडिएट में हैं, राइट, और इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप मुझसे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है मेरा, इंग्लिश विद मनीष। बहुत सारे बच्चे रोज़ मुझे ट्रांसलेशन बना करके भेजते हैं, आप भी भेजिए, मैं आपको चेक करके दोबारा आपके पास सेंड कर दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।